हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं राकेश कुमार शर्मा और ऑफिसर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बच्चे रहेगा हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने पहले आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर हमने डिस्कस किया है, लेकिन वो बेसिक से डिस्कस किया था। आज मैं आपको फॉर्मूले डिराइव नहीं करवाऊंगा, टू द पॉइंट आपको हम लोग बताएंगे, टू द पॉइंट आप लोग डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। टू द पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन ऑफिसर्स मर्चेंट नेवी में हम लोग बात करते हैं एज एन ऑफिसर आप लोग जब अप्लाई करते हो तो किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस टाइप के लेकर के बताऊंगा, ठीक है। तो आपको अप्रोच क्या रखनी है, हमारा मेन मोटो क्या है यहाँ पर, जब आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको क्या अप्रोच बना के रखनी है अपनी, और कौन से कंसेप्ट आपको डायरेक्ट हिट करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो मैंने 3 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जब हम इंक्लाइंड प्लेन की मोशन की बात करते हैं तो आप सभी को एक ही केस याद रहता है, अगर बॉडी ऊपर से नीचे तक आती है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लेंगे, इज इक्वल टू में जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन कई बार वो ऊपर मूव करा देता है, ठीक है, उसमें प्लस का साइन आता है, क्यों आता है उसकी बात करें हम लोग, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सेकंड है टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम एक ऐसी अप्रोच है जहां पर आप में से 90% बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलत करते हैं, वो सॉल्व करने में मिस्टेक करते हैं और गलत करते हैं हम लोग एग्जाम के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगा आपको अप्रोच क्या रखनी है, ठीक है। तो मेरे साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक एक एग्जांपल लेके, और लास्ट में रोलिंग फ्रिक्शन। हम सबको क्या एक मिथ रहता है, हम सबको ये मिथ रहता है कि जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन जो गाड़ी अगर मूव कर रही है तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ऐसा नहीं होता है। हमेशा फ्रिक्शन क्या होता है, दो रिलेटिव पार्ट्स के बीच में लगेगा। अगर दोनों सरफेस रिलेटिव मोशन में, एक सरफेस दूसरे सरफेस से अलग होने की कोशिश कर रहा है, तो उन दोनों सरफेस को कांटेक्ट में रखने का काम कौन करता है, रोलिंग फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन करता है, ठीक है। अब रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो जिधर ऑब्जेक्ट अपना मूव कर रहा होता है तो उसी डायरेक्शन में लगता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं, स्लाइडिंग के केस में कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो दोनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन की बात करूंगा, इंक्लाइंड प्लेन पर मोशन कैसे होता है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करूंगा, आपको लिख देता हूं जो हमने डिस्कस किए थे। फ्रिक्शन के फॉर्मूले क्या क्या पढ़े थे हमने, मैंने आपको बताया था बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू में म्यू एन होता है। क्या होता है हमारे पास, म्यू एन होता है। अगर कोई बॉडी हमारे पास, ये एक एम मास का ब्लॉक है और इसको मैं किसी सरफेस पर रख देता हूँ, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो एम मास का ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, नीचे इसका क्या काम करेगा, वेट काम करेगा mg, ये वेट काम करेगा। अब ये इस ब्लॉक के ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। तो पहले तो थ्योरी का क्वेश्चन है, ये याद रखना है कि जो वेट लगता है बॉडी का, वेट कहाँ लगता है, सरफेस के ऊपर लगता है। कौन लगता है, ब्लॉक लगाता है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगता है, सरफेस लगाता है ब्लॉक के ऊपर। तो नॉर्मल एंड mg, आपको थ्योरी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सेम बॉडी के ऊपर नहीं लगते, बोथ आर एट डिफरेंट सरफेसेज। वेट ग्राउंड पर लगेगा सरफेस पर, और नॉर्मल किसके ऊपर लगेगा, बॉडी पर। दोनों का एक्शन पॉइंट अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग बॉडी के ऊपर लगते हैं, दोनों अलग अलग सरफेसेज पर लगते हैं। जब आप इस बॉडी को आगे चलाने की कोशिश करोगे v की स्पीड से, बॉडी आगे जाएगी, तो ये क्या करेगा, ये सरफेस जैसे आगे जाएगा तो इसके सरफेस में, ये सरफेस तो नीचे वाला किस में, रेस्ट की स्टेट में। अब ऊपर वाला सरफेस आगे जाने की कोशिश करेगा तो नीचे वाला सरफेस इसको मिला के रखने की कोशिश करेगा, उसी पॉइंट पर रखने की कोशिश करेगा। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है बच्चे, वो फ्रिक्शन फोर्स का काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा पहली बार, ठीक है। अब इस बॉडी के ऊपर 2 फोर्स लगे, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, एक क्या लगा, नॉर्मल फोर्स। हम पढ़ते थे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहता है, नॉर्मल पर। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg के नहीं करते थे। mg के कब करते थे, अगर बॉडी रेस्ट की स्टेट में या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो बॉडी ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही। इसका मतलब क्या रहा होगा, ऊपर वाले फोर्स ने नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर दिया होगा, तो n बराबर mg का रहेगा। और एक्चुअल जो फॉर्मूला हमारे पास कहता है F इजिकल टू म्यू एन रहता है, और n की जगह पर क्या पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ से mg पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या निकल के आता था हमारे पास, म्यू mg निकल के आता था। म्यू mg फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड नहीं है, हम लोग इसको हर जगह लगाने की कोशिश करते हैं, हमेशा लगाने की कोशिश करते हैं। ये गलती हमको नहीं करनी, इस फॉर्मूले को हमको हमेशा नहीं लगाना है। ये फॉर्मूला तब लगाना है, बॉडी हमारे पास ऐसे सरफेस प्लेन है और प्लेन सरफेस के ऊपर बॉडी रखी हुई है, उसी केस में अप्लाई करना है, अदर दूसरे केस में नहीं करना है। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन में नॉर्मल पहले आपको निकालना पड़ेगा, नॉर्मल आपको निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो ये केस क्लियर है आपका पहला, ठीक है। ये प्लेन की बात करेंगे हम लोग जब हॉरिजेंटल प्लेन है, ठीक है। सेकंड केस में इंक्लाइंड प्लेन की बात करता हूँ। सेकंड केस में इंक्लाइंड प्लेन क्या, अगर आपके पास ये प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा डिग्री के ऊपर रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। और ये जो सरफेस है हमारे पास, ये सरफेस रफ सरफेस है, क्या है, रफ सरफेस है। अब रफ सरफेस रहेगा तो इसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अब अगर ये एम मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका देखो फोर्सेस क्या क्या काम करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं।
एक फोर्स तो नीचे काम करेगा बच्चे इसका mg, क्या काम करेगा mg। ये जो सरफेस है, सरफेस के 90 डिग्री पर क्या काम करता है आपका नॉर्मल फोर्स काम करता है, क्या काम करता है नॉर्मल फोर्स काम करता है। ये दो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे होंगे। अब देखो mg को आप तोड़ते हो, हम जब mg को रिजॉल्व कर लेते तो ये एंगल तो आपके पास थीटा आता था, तो थीटा की डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट क्या आता है mg cos थीटा आता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg sin थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा mg sin थीटा। और ये mg sin थीटा बॉडी को नीचे लाने की कोशिश करेगा। जब ये बॉडी नीचे लाने की कोशिश करेगी तो ये सरफेस इसको रोकेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या काम करेगा आपका फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा, क्या कर देगा फ्रिक्शन। अब आपको पूछता है कम से कम फोर्स कितना चाहिए हमको ताकि बॉडी रेस्ट में रहे। तो देखिए नीचे क्या काम कर रहा है mg sin थीटा और ऊपर क्या काम कर रहा है फ्रिक्शन। अब देखो अगर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, बॉडी तो नीचे आएगी, बॉडी ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी, तो ये तो अपोजिट फोर्स हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस कर देंगे तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ n इजिकल टू क्या आ जाएगा mg cos थीटा के हो जाएगा केस फर्स्ट। अब ये बॉडी नीचे आएगी, अगर नीचे बॉडी ए के एसिलेशन से आ रही है तो नीचे आने की तो कंडीशन यही है mg sin थीटा शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अगर बॉडी नीचे आ रही है तो नीचे का फोर्स बड़ा होना चाहिए ऊपर वाले फोर्स से, सिंपल सी बात है। तो mg sin थीटा बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से, बॉडी नीचे आएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स बड़ा हो जाता है या फिर फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू mg sin थीटा के होता है तो बॉडी किस में रहेगी रेस्ट में रहेगी। तो देखो मैं पहला केस ले लेता हूँ, इफ जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है ये या तो बड़ा है या फिर बराबर है, किसके बराबर है ये mg sin थीटा के बराबर है, किसके बराबर है mg sin थीटा के बराबर या फिर बड़ा है, तो बॉडी रेस्ट की स्टेट में रहेगी, किस में रहेगी बॉडी रेस्ट की। तो उस केस में आपको पूछ लेता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ क्या होना चाहिए। तो देखो मैं फ्रिक्शन की बात करता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है हमारे पास म्यू mg cos थीटा, आप सबको पता है, मैंने अभी बताया था रिलेशन। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है आपके पास म्यू एन होता है, और एन बराबर किसके mg cos थीटा के। तो फ्रिक्शन फोर्स में लिख सकता हूँ म्यू एन इज इक्वल टू में म्यू mg cos थीटा। मैं फ्रिक्शन फोर्स अगर इसके बराबर हो जाएगा mg sin थीटा के तो बॉडी किस में रहेगी रेस्ट की स्टेट में रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं कोएफिशिएंट फ्रिक्शन निकालना चाहता हूँ तो mg से तो mg कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से टेन थीटा इजिकल टू में म्यू के आ जाएगा, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट की स्टेट में, और बॉडी रेस्ट की स्टेट में होती है तो फ्रिक्शन कौन सा होता है बच्चे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। अगर बॉडी चल रही होती, बॉडी क्या कर रही है मूव कर रही है नीचे, तो बॉडी मूव करती है उस टाइम पर जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कंडीशन आपको याद रखनी है, ये जो थीटा है मेरे पास इसको एंगल ऑफ रिपोज का नाम भी देते हैं। तो कई बार आपको एग्जामिनर क्या करता है एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है हमारे पास म्यू एस साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, क्या बोलेंगे इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। यहाँ पर हमको गलती नहीं करती, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का नाम भी देते हैं जब प्लेन मोशन की बात होती है, ठीक है। अब देखो ये तो केस फर्स्ट था, बॉडी किसी स्टेट में रेस्ट की स्टेट में। अगर फ्रिक्शन फोर्स छोटा होता है, ये फोर्स बड़ा हो जाता है तो बॉडी मूव करने लगेगी। बॉडी मूव करने लगेगी तो सेकंड कंडीशन है बॉडी के मोशन के लिए mg sin थीटा। mg sin थीटा बड़ा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। बॉडी क्या हमारे पास नीचे आएगी, बॉडी जब नीचे आएगी तो ये जो फोर्स है mg sin थीटा वाला, दिस फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। बड़ा होगा तो बॉडी नीचे चल के आएगी। अगर ये फोर्स बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा, इसमें से इसको घटा के देख लेते हैं। mg sin थीटा में से फ्रिक्शन फोर्स को घटा देते हैं, फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो बच्चे आपके पास फोर्स बचेगा ma, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है फोर्स में से फोर्स घटाएंगे फोर्स बचेगा, मास में से मास घटाएंगे मास बचेगा, लेंथ में से लेंथ घटाएंगे क्या बचेगा। सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर mg sin थीटा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता था म्यू mg cos थीटा के बराबर आता है, ठीक है, इज इक्वल टू में ma। तो हम यहाँ से एसिलेशन निकालते थे, एसिलेशन इज इक्वल टू में g, और ये आ जाएगा sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा, यही आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ से मैं म्यू निकालना चाहता हूँ तो a बाई जी आ जाएगा, तो a बाई जी इज इक्वल टू आ जाएगा पास sin थीटा माइनस के म्यू cos थीटा। अब यहाँ से आप म्यू निकालना चाहते हो तो इस क्वांटिटी को इधर ले जाओ, दूसरी को इधर ले जाएंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, और अंदर आ जाएगा बच्चे आपके पास साइन थीटा माइनस के a बाई जी। ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास म्यू की, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको काइनेटिक म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये काइनेटिक है क्योंकि बॉडी मूव कर रही है, तो इसको हम लोग स्टैटिक नहीं बोलेंगे। और आपको पता है म्यू काइनेटिक थोड़ा सा छोटा होता है, म्यू स्टैटिक बड़ा होता है। आपने जो पीछे वैल्यू निकाली थी म्यू स्टैटिक, वो वैल्यू बड़ी होगी इस वैल्यू से,
क्या होगी, क्योंकि वो वैल्यू तो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आती थी, टेन थीटा के बराबर आती थी। ये कुछ वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसके बराबर, ये आ जाएगी टेन थीटा माइनस ए बाई जी कॉस थीटा। इट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो ये हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन आता था, क्या आता था इसको, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ इसको, म्यू काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक माइनस के ए बाई जी cos theta. It is the relation between the kinetic coefficient of kinetic friction and coefficient of static friction. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दिया है तो काइनेटिक यहाँ से निकाल सकते हो, काइनेटिक दिया तो स्टैटिक यहाँ से निकाल सकते हो। डायरेक्ट आपको बार बार रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप बार बार रिजॉल्व करके करोगे टाइम कंज्यूम होगा। तो मैंने रिलेशन इसलिए बताया क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसने एग्जाम में क्वेश्चन दे करके पूछा है काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। तो अब देखो, ये तो मैंने नीचे वाला केस ले लिया। नीचे वाले केस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ा, कोफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अगर इसमें इसको ऊपर आपको पूछता है ऊपर में कितना फोर्स लगाऊं इसमें, ताकि बॉडी मैक्सिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा बॉडी को चलाने के लिए। ये तो बॉडी नीचे आ रही है, तो नीचे तो आपको इस बॉडी को रोकने के लिए कम से कम साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा लगाना पड़ेगा। ऊपर अगर फोर्स लगाओगे आप तो फ्रिक्शन नीचे काम करने लगेगा। कैसे, एक डायग्राम बना लेता हूं मैं यहाँ पर, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल थीटा है। दोनों सिचुएशन को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बच्चे आपको। दो सिचुएशन ले लेता हूँ मैं, ये थीटा है और ब्लॉक एम रखा हुआ है, दोनों रफ सरफेस है, दोनों रफ सरफेस है। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम बार बार नहीं बताऊँगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर इसका एन काम कर रहा होगा, यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, एम जी काम कर रहा होगा। ये हमारे पास थीटा है तो इधर क्या काम कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा काम कर रहा होगा, ठीक है। इधर क्या काम कर रहा होगा, एम जी साइन थीटा काम कर रहा होगा। इधर क्या काम कर रहा होगा, इसका फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगेन एम जी काम कर रहा होगा। अगर ये एंगल थीटा है हमारे पास तो यहाँ पर क्या काम कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा वर्क कर रहा होगा। यहाँ पर काम करेगा आपका नॉर्मल फोर्स, नीचे जो काम करेगा दैट विल बी एम जी साइन थीटा, ठीक है। और ऊपर जो काम करेगा दैट विल बी फ्रिक्शन फोर्स। क्या काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स करेगा। अब मैं दो केस लेता हूँ बच्चे, दो केस कौन कौन से ध्यान से देखेंगे, दोनों केस को हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। मैं ले लेता हूँ दोनों केस। चलिए दो केस कौन से लेता हूँ। एक केस में तो ये ब्लॉक नीचे चल के आ रहा है ए आइसोलेशन से, एक केस में मैं इसको ऊपर ले जाऊँगा ए आइसोलेशन से। कहाँ लेके जाऊँगा, ऊपर। अब देखिए आपको सिचुएशन में अंतर समझना है। अगर ये नीचे चल के आएगा तो ये सरफेस नीचे चल के आएगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे काम करेगा, बात सही है। हम लोगों को आदत होती है ये फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर ले जाएंगे तो भी फ्रिक्शन हम इधर लगाते थे। अगर यहाँ पर आप फ्रिक्शन ये लगाया हुआ है बच्चे, इट इज़ रॉन्ग। क्या है, रॉन्ग। अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ये सरफेस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये नीचे वाला सरफेस इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका जो फ्रिक्शन आपको लगाना है ना, इधर लगाना है फ्रिक्शन, ये काम करेगा। तो फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, आपको ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स एम ए काम करेगा तो वो फोर्स एम ए ऊपर काम करेगा। तो आप जब इन दोनों को जोड़ोगे तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस एम जी साइन थीटा दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, एम ए बनाएंगे। यहाँ से आप एसिलेशन निकालोगे तो आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। क्या आएगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, प्लस का रिलेशन आएगा। किसका आएगा, प्लस का रिलेशन। यहाँ पर तो नीचे ही काम करेगा तो ऊपर ये काम करेगा, तो नेट फोर्स है, नेट फोर्स आपके पास काम करेगा एम जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू में एम ए। अगर यहाँ से आप एसिलेशन निकालोगे तो ये आएगा जी साइन थीटा माइनस के म्यू कॉस थीटा। क्या आएगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। दोनों डायग्राम को मैंने अलग अलग लिया है, ठीक है। अलग अलग लेने के पीछे रीजन क्या है, आप लोग गलती ना करो। क्लियर है दोनों केस। पहला केस देखो, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये एसिलेशन से कहाँ पर आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन पीछे काम करेगा। उस केस में एसिलेशन ब्लॉक का आएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अगर ये ब्लॉक ए एसिलेशन से ऊपर जा रहा है तो एसिलेशन आएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब आपको जो क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, या तो ऊपर वाला पूछेगा या नीचे वाला, थोड़ा और अप लेवल अप करना चाहता है। क्या करना चाहता है, थोड़ा सा लेवल और अप करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो ये पूछ लेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर व्हाट इज द रेशियो ऑफ एसिलरेशन।
अगर एक ब्लॉक ए एसिलेशन से नीचे आ रहा है, ये ब्लॉक ए एसिलेशन से ऊपर जा रहा है, तो आपको एसिलेशन का रेशियो पूछ लेगा। भाई इस केस में एसिलेशन A1 A2 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल सी बात है। नीचे आएगा तो इसको हम लोग A1 का नाम दे देंगे, इसको आएगा तो हम नीचे का नाम दे देंगे, हम लोग A2 का नाम दे देंगे। तो दोनों केस में एसिलेशन का रेशियो आ जाएगा, ब्लॉक ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो दोनों केस क्लियर है, कोई भी डाउट किसी को? अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2 ब्लॉक सिस्टम भी हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेकर के फिर आपको बताता हूँ फ्रिक्शन को अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल फर्स्ट, ये आपके पास कोई भी प्लेन है, ये ब्लॉक M मास का यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से एक रस्सी जाएगी, एक पुली के ऊपर बांध देते हैं इस रस्सी को, ठीक है, और ये नीचे करके आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास मास मान लेता हूँ मैं M1 और ये मास मान लेता हूँ मैं M2, कोई दिक्कत? ये यहाँ पर प्लेन है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पूछेगा अगर ये सिस्टम रेस्ट की स्टेट में है तो आपको इस सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है, क्या होना चाहिए। सिस्टम को क्या रखना है, रेस्ट की स्टेट में रखना है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है आपको क्या रखना है। तो देखिए अगर सिस्टम रेस्ट की स्टेट में, इसका नीचे क्या काम कर रहा होगा M1G, ऊपर क्या काम कर रहा होगा टेंशन फोर्स T, तो इधर क्या काम कर रहा होगा टेंशन फोर्स T, टेंशन T इधर काम कर रहा है तो पीछे फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। इक्वेशन बनाते हैं, रेस्ट की स्टेट में है तो टेंशन T बराबर रहा होगा M1G के, टेंशन T किसके बराबर रहा होगा हमारा M1G के बराबर होगा। रस्सी सेम है, रस्सी सेम है तो हमारे पास जो टेंशन है T रहेगा। अब ये T इसको आगे खींचेगा तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर टेंशन किसके बराबर होना चाहिए आपके पास म्यू M2G। भाई नीचे क्या काम करेगा इसका M2G काम करेगा, ऊपर क्या काम करेगा नॉर्मल फोर्स काम करेगा, और फ्रिक्शन म्यू N के बराबर होता है तो टेंशन फोर्स इतना लगना चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा टेंशन बराबर में M2G। अच्छा टेंशन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल रखी है, यहाँ से टेंशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं तो आंसर विल बी M1G, क्या आ जाएगा M1G, और यहाँ पर आ जाएगा M2G, द वैल्यू विल बी M1/M2, क्या रहेगा M1/M2। कब? जब सिस्टम को रेस्ट की स्टेट में रखना है, आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछेगा तो याद रखेंगे डायरेक्ट रिलेशन, ऐसे इसको अप्लाई करना है, नीचे mg लगा दो, ऊपर टेंशन, यही टेंशन इसको खींच रहा होगा लेकिन टेंशन बराबर μ2mg म्यू M2G के बराबर हो जाएगा ताकि सिस्टम रेस्ट में रहेगा। ये तो रहा सिस्टम रेस्ट की स्टेट में, तो यहाँ से आपके पास म्यू आ जाएगा, म्यू विल बी M1/M2, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सिस्टम मोशन की स्टेट में, सिस्टम को किस में रखना है मोशन की स्टेट में रखना है, उस टाइम पर फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, फ्रिक्शन क्या होना चाहिए। तो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन आ जाएंगे आपके पास। मोशन में तो एसिलेशन भी निकालना पड़ेगा, सिस्टम का फोर्स लग रहा है, क्योंकि सिस्टम के ऊपर फोर्स लग रहा है तो एसिलेशन लाजमी है। अगर फोर्स 0 होता है तो स्टेट चेंज नहीं होती है, स्टेट चेंज नहीं होते तो पहले जो सिस्टम की वेलोसिटी थी तो उसी वेलोसिटी को मेंटेन करेगा। अगर पहले से सिस्टम आपका रेस्ट में था तो किस में रहेगा, रेस्ट की स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो मैं सेकेंड केस इसका कंसिडर करता हूँ, ये हमारे पास कौन सा था, केस फर्स्ट था इसका, ठीक है। तो केस फर्स्ट में सिस्टम किसकी स्टेट में, रेस्ट की स्टेट में। केस सेकंड में सिस्टम मोशन की स्टेट में आ जाता है। तो चलिए केस सेकंड में ले लेते हैं। केस सेकंड में सिस्टम को किस में रखना है बच्चे, मोशन की स्टेट में रखना है। तो इसका मैं एक प्यारा सा डायग्राम बना लेता हूँ इधर, ठीक है। यहाँ पर ये M2 रहा होगा आपका, M2 है, यहाँ से रस्सी गई होगी, यहाँ पर क्या ये पुली है यहाँ पर, और पुली से होकर के रस्सी नीचे आएगी, यहाँ पर क्या लटका हुआ है आपका M1 मास लटका हुआ है, और ये क्या हमारे पास एक ही सरफेस है इसके ऊपर रखा हुआ है। तो फ्री बॉडी डायग्राम, अगर ये मोशन की स्टेट में तो जितने एसिलेशन से ये ब्लॉक चल रहा होगा उतने एसिलेशन से ये ब्लॉक, क्योंकि रस्सी की लंबाई तो सेम रहने वाली है, रस्सी की लंबाई तो चेंज, और ये कंस्टेंट मोशन है। कंस्टेंट मोशन में क्या होता है, एक बॉडी जितने एसिलेशन से चलेगी पूरा सिस्टम उसी एसिलेशन से मूव करता है, ठीक है। तो अगर ये बॉडी हमारे पास एक एसिलेशन से मूव करेगी तो ये भी किससे मूव करेगी, एक एसिलेशन से मूव करेगी, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, पहले इस बॉडी का बनाता हूँ मैं। तो नीचे रहा होगा M1G, ऊपर क्या काम करेगा टेंशन फोर्स, इधर क्या काम करेगा टेंशन फोर्स, तो इसका पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स म्यू M2G, यही होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अगर ए से चल रहा होगा तो पहली इक्वेशन यहाँ से बनाओ, नीचे आ रहा है तो M21G टेंशन से बड़ा हो गया होगा, तो मैं लिख सकता हूँ M1G माइनस के टेंशन इज इक्वल टू में M1A इक्वेशन फर्स्ट। अगर ये आगे जा रहा है तो टेंशन बड़ा हो गया होगा, तो टेंशन माइनस के M2G इंटू में म्यू फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
m2a आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अगर टेंशन निकालना है तो डिवाइड कर दो, एक्सीलरेशन निकालना है तो टेंशन की वैल्यू, तो मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। आप डिवाइड करो दोनों को, नीचे आ जाएगा m1g माइनस के टेंशन ओवर में टेंशन माइनस के m2g म्यू इजिकल टू आ जाएगा बच्चे आपके पास m1/m2। ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू आपके पास कुछ निकल के आएगी। इस टेंशन की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन आ गया, टेंशन आ गया आपके पास, म्यू की वैल्यू चाहिए थी। देखो इक्वेशन 2 बनी है तो 2 अननोन देगा, म्यू आपको देगा, म्यू नहीं दिया है तो आपको एक्सीलरेशन देगा। ब्लॉक 5 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के एक्सीलरेशन किसने से चल रहा है, तो एक्सीलरेशन की डायरेक्ट वैल्यू पुट करना, टेंशन आ जाएगा, या फिर टेंशन को एलिमिनेट कर देना, आपके पास क्या आ जाएगी म्यू की वैल्यू। तो इक्वेशन आपको 2 बनानी है बच्चे। याद रखेंगे जितने अननोन होते हैं, जितने भी अननोन क्वेश्चंस के अंदर दिए इक्वेशन, उतनी इक्वेशन हमको बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो 2 अननोन थे हमारे पास। एक्सीलरेशन कुछ भी मान लेता हूँ मैं 6 मीटर, अभी तो मैंने वैल्यू नहीं ली, पहले आपको मास देगा 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम, फिर एक्सीलरेशन देगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके तो आप यहाँ से टेंशन भी निकाल सकते हो और म्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन आपको गिवन होगा। अगर एक्सीलरेशन नहीं गिवन तो टेंशन गिवन होगा आपको। तो कोई भी 2 वैल्यू आपको अननोन होंगे और 1 वैल्यू आपको गिवन देगा। ठीक, तो दूसरा केस ये सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 ब्लॉक सिस्टम की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? 2 ब्लॉक। उसके पहले मैं एक केस और लेता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल में ले लेता हूँ। देखो एक ब्लॉक है बच्चे आपके पास, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका मास मान लेता हूँ मैं 2 kg। एक दूसरा ब्लॉक है आपके पास, क्या है, दूसरा ब्लॉक है, इसका मान लेता हूँ मैं 3 kg। और ये दोनों ब्लॉक एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। किसके ऊपर रखे हैं? ये एक सरफेस के ऊपर रखे हुए हैं। इसके ऊपर यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एक तो स्टैटिक दिया बच्चे 0.6, एक काइनेटिक दिया है दैट इज 0.4। एक स्टैटिक दिया है दैट इज 0.6 और एक काइनेटिक दिया है 0.4। ठीक है, आपको फोर्स चाहिए बच्चे, क्या चाहिए? फोर्स कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया जाएगा, ताकि इसके ऊपर फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? फोर्स। तो देखिए अगर बॉडी को रेस्ट की स्टेट में रखना है, रेस्ट में मतलब ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? अगर ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द 2 ब्लॉक्स। 2 ब्लॉक के सिस्टम में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है दोनों ब्लॉक के सिस्टम में, तो आपको किस में रखना पड़ेगा? इसको रेस्ट में। तो एक बार कोशिश करते हैं। तो अगर एफ फोर्स लगाया हमने और ये दोनों ब्लॉक से, अब देखो ये आगे खींचेंगे, इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ये। तो नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा होगा? फ्रिक्शन चला रहा होगा। तो फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। फ्रिक्शन इज इक्वल टू होता है बच्चे म्यू एम जी, म्यू एन होता है, प्लेन पर म्यू एम जी पुट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों ब्लॉक टुगेदर मूव करेंगे, ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ब्लॉक्स दोनों क्या करेंगे? साथ साथ मूव करेंगे। साथ साथ मूव करेंगे तो आपको क्या लेना बच्चे? स्टैटिक फ्रिक्शन लेना है। क्या लेना है? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है हमारे पास 0.6 और मास ऊपर वाले का हो जाएगा 2 और जी की वैल्यू 10 होती है, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे 12 न्यूटन। क्या फोर्स आ जाएगा? और नीचे वाले ब्लॉक को 12 न्यूटन चला रहा होगा तो इसका एक्सीलरेशन आ जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक का फोर्स इसके ऊपर 12 न्यूटन लग रहा है, मास 3 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले ब्लॉक का भी सिर्फ, अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं दोनों, तो नीचे हमें उस ब्लॉक को देखना होता है जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है। हमें इस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैं कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करें। मैं कितना फोर्स लगाऊं, दोनों ब्लॉक क्या करने चाहिए? साथ साथ मूव करने चाहिए। तो उसको देखना है जिसके ऊपर हमने फोर्स नहीं लगाया, वो कितने फोर्स से मूव कर रहा है। अच्छा, नीचे वाला जितने फोर्स से ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, ऊपर वाले को भी उतने से चलना चाहिए, साथ साथ चलेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर नीचे वाला 4 से चल रहा है तो ऊपर वाला भी 4 से चलना चाहिए। तो ऊपर वाले के ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं? एक तो इधर फोर्स आपको निकालना है, कितना लगा है? एक 12 न्यूटन कितना लग रहा होगा? इधर लग रहा होगा। तो नेट ये कितने के एक्सीलरेशन से चलना चाहिए? जितने एक्सीलरेशन से नीचे वाला चल रहा है, तभी तो साथ साथ चलेंगे। F इजिकल टू एम ए, एफ में से 12 को घटा दो, एम ए के बराबर मास 2 है हमारे पास, एक्सीलरेशन 4 है, 8 आना चाहिए। तो फोर्स विल बी 12 + 8, तो आंसर विल बी हमारे पास 20 न्यूटन। आप 20 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर लगा दो, दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे। ध्यान से देखो, इसको दोबारा देखो। अप्रोच क्या रखनी है आपको? क्या देखना है? अप्रोच। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो?
देखो मैं थोड़ा सा फास्ट तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि हमने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है। मैं अप्रोच लेके चल रहा हूँ, थोड़ा सा फास्ट इसलिए लेके चल रहा हूँ, हमने पहले पढ़ा हुआ है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा कहीं समझ में नहीं आ रहा, पुश करके देख सकते हैं इसको, पॉज कर लेना इसको, ठीक है। हमको कंडीशंस डिस्कस करनी है। पता है सबको फ्रिक्शन फोर्स म्यू होता है, लेकिन कब लगेगा? फिजिक्स से है ना। देखो फिजिक्स हमारे पास बच्चे एप्लीकेशंस है। आपकी मर्चेंट नेवी का एग्जाम होता है, डिफेंस का एग्जाम होता है, फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर फिजिक्स से हमको अप्लाई करनी सीखनी। फॉर्मूले तो सबको, आप लोग रात को बैठो 2-3 चैप्टर के फॉर्मूले रट दोगे, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले की कंडीशन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहती है बच्चे, फॉर्मूले की कंडीशन क्या है। तो आप जब बंद कमरों में बैठ करके मेहनत कर रहे होते हो ना, तो मैं आपको बोलता हूँ बार बार इतनी खामोशी के साथ करो, सफलता क्या मचा दे आपकी, शोर मचा दे, ठीक है। कर खुदी को बुलंद इतना कि बंदा खुद आकर के पूछे बंदे तेरी रजा क्या है, ठीक है। यूनिवर्स है बच्चे, यूनिवर्स एक अलादीन का चिराग है, इससे आप जो कुछ भी डिमांड करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो थॉट है, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो चाहत है, उसके अंदर इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी मतलब आपने अगर सुबह से शाम तक 10 विचार आपके दिमाग में आए तो यूनिवर्स आपको वो देता है उन 10 विचारों में जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी वो आपका, ठीक है। तो सेम लाइक यूनिवर्सल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो ये चीज़ें आपको मैं बीच बीच में बता देता हूँ, चलो ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन याद रखनी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्टली चल रहा था क्योंकि आपको कंडीशन अप्लाई करनी है। आपको कंडीशन अप्लाई कैसे करनी है, देखो आप अप्रोच देखो, उसने कहा था ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि सर अगर ब्लॉक दोनों मूव करेंगे तो ये तो साथ साथ तभी मूव कर सकते हैं। देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेज ऑफ द टू ब्लॉक। दो ब्लॉक के सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों सरफेस के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, आप लोग ये गिवन वैल्यू देख के डर जाते हो। जैसे ही आपके दिमाग में आया कि साथ साथ मूव नहीं करेंगे तो रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो दोनों रेस्ट की स्टेट में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लेना है, स्टैटिक वाला। कौन सा लेना पड़ेगा, स्टैटिक वाला। अगर वो कहता कि देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस ऑफ द ब्लॉक, दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, आपको ये बोलता तो आपको फ्रिक्शन कौन सा लेना था, आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लेना था। क्या लेना था, काइनेटिक। लेकिन यहाँ दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो ऊपर हम फोर्स देखते हैं, ऊपर वाले पर फोर्स कितना चाहिए ये आपको पूछा है, ठीक है। तो ऊपर वाले पर जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये ऊपर वाला ब्लॉक नीचे के ऊपर स्लिप करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन इसको रोक लेगा, दोनों को साथ साथ रखेगा। अच्छा, न्यूटन साहब कहते हैं एक्शन बराबर किसके होता है, रिएक्शन के होता है। इस पर पीछे फ्रिक्शन लगेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन लगेगा। तो नीचे वाले ब्लॉक को तो ये फ्रिक्शन चला रहा है ना, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक इसके ऊपर लग रहा है। तो आपको ब्लॉक वो ऑब्जर्व करना है जिस ब्लॉक के ऊपर ऑटोमेटिक फोर्स लग रहा है। ये फोर्स, इसको चला कौन रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। अगर फ्रिक्शन फोर्स चला रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने 12 निकाल ली, और नीचे वाले के ऊपर अगर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इसका एक्सीलरेशन 4 रहा होगा, और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं, इसका एक्सीलरेशन 4 है, तो ऊपर वाले का भी एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए बच्चे, 4 होना चाहिए। तो मैंने ऊपर वाले ब्लॉक को देखा 2 kg वाले को, इसके ऊपर एक फोर्स तो इधर लग रहा है और पीछे लग रहा होगा 12 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स। एक्सीलरेशन इसका उतना ही होना चाहिए जितना नीचे वाले का अगर साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो फोर्स में से मैंने 12 को घटा दिया, फोर्स में से फोर्स F = ma, मास दे रखा है, इसका एक्सीलरेशन 4 होना चाहिए। तो आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, यू हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन ऑन द अपर ब्लॉक टू कीप द सिस्टम टुगेदर। अगर सिस्टम को साथ साथ रखना है तो ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है। तो इतना फोर्स आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो। अब मैं कहता देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द बोथ ब्लॉक्स। क्या कहता, दोनों ब्लॉक्स के बीच में अगर रिलेटिव मोशन है, अगर रिलेटिव मोशन है बच्चे, तो आपको कौन सा लेना पड़ता, काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ता। फिर आपको कुछ कंडीशन देता कि एक्सीलरेशन ऊपर वाले की कितनी है, या फिर एक्सीलरेशन विद रिलेटिव टू कुछ ना कुछ आपको देता, हम लोग अप्लाई कर देते, ठीक है।